आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम्स चाहिए हों तो रब्ता कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मेजर सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में अब सब अवेलेबल है ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज। तो आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम चाहिए हो, कोई रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोटेशन भी मिलेगी और आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। थैंक यू। फवाद, ये ईरान की वॉर जो 36-38 डेज चली है, इसमें क्या चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, स्पेशली एनर्जी के बारे में? एनर्जी रिलेटेड एक्सपोज की बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल। एनर्जी में सबकी सप्लाई लाइंस एक्सपोज हो गई हैं, हर उस मुल्क की के जो किसी और से ख़रीद रहा था, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स ख़रीद रहा था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ख़रीद रहा था। तो जो शिपिंग चैनल्स हैं वो आपको पता है डिस्टरप्ट हो गए हैं। इस दफ़ा शिपिंग चैनल डिस्टरप्ट हुए हैं, आपको पता है, और भी सप्लाई लाइंस होती हैं वो भी डिस्टरप्ट हो सकती हैं। अच्छा, वो लोग अफेक्ट नहीं हुए जिनकी इंडिजिनस प्रोडक्शन थी, आसान अल्फाज में, जो सोलर से बिजली बना रहे थे, या जो रिन्यूएबल में विंड से बना रहे थे, या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बना रहे थे अपनी साइट्स पे, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। और इसमें बहुत हद तक आप देखें कि चाइना को भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि चाइना की इंडिजिनस जो सोलर की अडॉप्शन है उन्होंने मैसिव लेवल पे करी है। विंड की डिप्लॉयमेंट हो रही है वहाँ पे, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स भी आपको पता है दुनिया का अपना ही सबसे बड़ा जो डैम था उसी को वो छोटा कर, मतलब उसी को बीट कर रहे हैं, उससे भी बड़ा बनाने लगे हुए हैं। और उसके बाद ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात, सप्लाई साइड। अगर आप डिमांड साइड को देखें कि तो जो पुरानी फॉसिल फ्यूल ऑयल्स की डिमांड है उसको भी शिफ्ट किया है हर उस मुल्क ने जिसने अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को शिफ्ट करा है, फॉसिल फ्यूल से उठा के इलेक्ट्रीफाई करवा लिया है। आपको पता है वीडियोस में कितना डेटा आ रहा है कि चाइना को फ़र्क ही नहीं पड़ा बहुत हद तक, उसके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, उसकी लॉजिस्टिक्स को, बिल्कुल। क्योंकि वो सारा इलेक्ट्रीफाई बहुत हद तक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। हर वो मुल्क आपको, आपके मतलब बेसिक सी एग्जांपल है, आपको हर बंदा इंडिविजुअली भी अफेक्ट हुआ है इससे कि पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान की बात कर लें 250 रुपीज़ से अभी 450 पे चली गई, चलें वापस 300 कुछ पे आ गई, बट स्टिल बढ़ी तो सही ना, 250 से तो कितना 150 रुपये बढ़ गई प्राइस। तो इंडिविजुअली आपको कितना फ़र्क पड़ा, आपका बजट का कितना ज़्यादा एलोकेशन अब सिर्फ़ और सिर्फ उतनी ही ट्रांसपोर्ट के ऊपर लग गई। अगर आप पहले 500 किलोमीटर चलते थे, आज भी 500 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो कितने ज़्यादा पैसे आपके उतने ही 500 किलोमीटर चलने पे ही ज़ाया हो जाएंगे बिला वजह। आपकी इनकम में कोई अच्छा। इजाफा नहीं हुआ, आपके प्रॉफिट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, हाँ। बट एक्सपेंस आपका बढ़ गया। इसमें जो मेन एक चीज़ थी जो समझने वाली है कि चाहे अगर आपने रिन्यूएबल पे ट्रांसफर नहीं भी हो और आपके इंडिजिनस पेट्रोकेमिकल निकलते भी हैं, आपके पास अपना पेट्रोल डीजल भी है, तो भी आपके रेट्स इंक्रीज हुए हैं। चाहे आप इन कंट्री से नहीं लेते थे जहाँ पे ये इश्यूज आए हैं या जहाँ पे वॉर हो रही थी, ऐसे ही ये आपके बहुत कनाडा के इंटरेस्टिंग रेट्स भी बढ़े कॉन्सेप्ट है। हैं, यूएस के रेट्स भी बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी बढ़े हैं, मलेशिया के भी बढ़े हैं, दुबई के बढ़े हैं, सऊदी अरब के बढ़े हैं। तो प्रैक्टिकली जो जो ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्री थी उस सब के रेट तो बढ़े ना, चाहे डिस्ट्रप्शन जो है वो सप्लाई चेन में आई, पर अगर आप उससे रिलेटेड थे तो उसके रेट बढ़ गए, चाहे वो आप अपनी ही निकाल रहे थे, पर आपने उसको जो सेल किया वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक किया। ऑन दी अदर एंड जो चाइना के एग्जांपल आप दे रहे हैं उसमें जब वो रिन्यूएबल पे चले गए तो रिन्यूएबल के रेट ही नहीं बढ़े, चाहे जंग होती रही, चाहे शिप्स को जाने नहीं दे रहा, सप्लाई चेन रोक दी गई, पूरे इंडस्ट्रीज उड़ा दी गई, तो प्रैक्टिकली जो आपकी कॉस्ट थी वो उस पर कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ। वो आज भी उतने रुपए का यूनिट ही बन रहा है जितने का कल बन रहा था, जितने का वॉर से पहले बन रहा था। बिल्कुल ऐसी है। देखें, 3 पैरामीटर्स हैं, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। तो आप जो बात करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस जिस भी मुल्क के इंडिजिनस रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज़ करके पेट्रोकेमिकल्स की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी सिक्योर तो रही है, सिक्योरिटी तो मौजूद है, उनकी सप्लाई लाइन कट तो नहीं हुई, उनके यहाँ शॉर्टेजेस नहीं। आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे मुल्क हैं, थाईलैंड, कम्बोडिया है, वहाँ पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, पेट्रोल पम्प्स बंद हो गए हैं और लाइनें लगी हुई हैं और लोग लगे हुए हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन कट हो गई है। तो जब आपका अपना रिज़र्व ना हो तो फिर ये होता है। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि प्राइसेस हर जगह ही बढ़ी हैं, कहीं थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, कहीं थोड़ी कम बढ़ी हैं। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल जो ऑयल है आपका वो ट्रेडेबल कमोडिटी है। आप कोई वैक्यूम में बैठे तो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे ना। हर वो मुल्क जो ख़ुद भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपना तेल, वो तेल बेचता है, कुछ यूज़ करता है, कुछ बेचता है। तो जब वो बेचता है तो बिक तो अब ज़्यादा प्राइसेस में रहा है, प्राइसेस तो बढ़ गई हैं। तो जब उस ट्रेडेबल कमोडिटी की प्राइस एलिवेट हो जाती है तो आपके लोकली भी आपको प्राइस बढ़ानी पड़ती है, वरना आप वो लूज़ कर रहे हैं मार्जिनस को। वो तो ट्रेडेबल कमोडिटी ओपन मार्केट में उसका रेट सेट होता है, वो कोई सब्सिडाइज प्रोडक्ट तो है नहीं, अनलेस सब्सिडाइज्ड हो। सब्सिडाइज भी होगी तो वो जो डिफरेंस है वो कोई ना कोई तो पे कर रहा है ना।
बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के पास मार्जिन है, वो बजाय से कि सेल्फ कंजम्पशन करे, वो बेच दे दूसरे मुल्कों को महंगे पैसों में बेच दे। आज तो बिक रही है प्रोडक्ट उसकी। तो बिल्कुल। जब तक आप फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रहेंगे, उसमें तो यही रहेगा कि उसकी प्राइस जो है किसी भी इवेंट की वजह से उसकी प्राइस वेरी करती है, कभी ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है। तो अफोर्डेबिलिटी उसकी हमेशा एट स्टेक रहती है। सिक्योरिटी उन लोगों के पास है जिनकी अपने सप्लाईज़ हैं, किसी की भी इन्फिनिट सप्लाईज़ नहीं है। इसीलिए तो इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं कि ये इन्फिनिट सप्लाईज़ नहीं है। किसी की 5 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 50 साल की है। तो जिनकी भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनके पास, वो भी शिफ्ट कर रहे हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर आ रहे हैं। बायो एनर्जी है, हाइड्रोजन है, विंड, हाइड्रल, सोलर, न्यूक्लियर, इसी तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, लो हैंगिंग फ्रूट है। तो सब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के थ्रू ही इंश्योर आप कर सकते हैं कि आप तीनों पैरामीटर्स पे रहें। आप एनर्जी को सिक्योर भी रखें, आप एनर्जी को अफोर्डेबल भी रखें, आप सस्टेनेबल भी रखें। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी सस्ती बिजली और लेट से सिक्योर कर लें बिजली और सस्ती भी हो, बट वो अगर अफोर्डेबल ही नहीं, सस्टेनेबल ही नहीं होगी, तो उतने ही पैसे आप अपनी इन्वायरमेंटल की क्लीनिंग में लगा देंगे, बाकी चीज़ों पे लगा देंगे, हैज़र्डस तो अपनी कीपिंग इन इन्वायरमेंट क्रिएट माइंड, कर लेंगे। अब इसको रिलेट करें ना फिर कि रिन्यूएबल की प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ी? इसका मतलब वो अभी सप्लाई लाइन्स डिस्टर्ब ट्रेडेबल नहीं हुई। कमोडिटी नहीं है, राइट? नंबर वन, जो वो तो रिन्यूएबल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रेडेबल कमोडिटी अभी नहीं है। दूसरा, जो उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उसकी सप्लाईज़ आपको पता है वो सिक्योर हैं, अभी उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं आई। तो बट उसमें भी वर्क हो रहा है कि बजाय इसके कि रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होएं, जो कम रेयर अर्थ मेटल्स, मतलब जो अबंडेंटली अवेलेबल मेटल्स हैं, उसको यूज़ करके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाए। आपको पता है आयरन ऑक्साइड बैटरीज़, आयरन एयर बैटरीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रही है। लिथियम बेस्ड बैटरीज़ ही सिर्फ बैटरीज़ नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिस पर वर्क हो रहा है। आयरन आपको पता है कितना अबंडेंट मटेरियल है और उसकी बेस पे भी बैटरी डेवलप हो रही हैं। पर फ्यूल इसमें सेल्स पे इसमें एक और बात भी है ना कि ये रिन्यूएबल्स जो होता है उसमें मोस्टली आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं सारे एनर्जी सिस्टम को अपने, और जो नॉन रिन्यूएबल है वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता, उसमें सेंट्रलाइज्ड ही होता है, चाहे जो भी कर लें आप। तो उसमें गवर्नमेंट के हाथ में होता है या उस इंडस्ट्री के हाथ में होता है कि वही सप्लाई करेगा और वो आगे पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल। जबकि रिन्यूएबल जो है वो आप काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज कर चुके होते हैं, इसलिए उस पर इफेक्ट ही नहीं आता चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ऐसी है वो ये सप्लाई। तो और वो इंडस्ट्री में भी फ़र्क है ना, जो ऑयल बेस्ड गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको चोक करना भी बहुत आसान है क्योंकि उसका फुटप्रिंट, जो लैंड फुटप्रिंट है, वो पता है कहाँ है, क्या उसके रूट्स हैं, क्या सप्लाई लाइन्स है। तो वो इस लेवल पे डिज़ाइन हुई हुई है। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स भी हैं, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल भी करती है, मॉनिटर भी करती है, उससे रेवेन्यूज़ भी जनरेट करती है, रेवेन्यूज़ वो पब्लिक सेक्टर में भी लगाती है। तो वो बहुत ज़रा एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो पुराना 40-50-60 साल पुराना एक मैकेनिज़्म है जो पूरा डेवलप हुआ हुआ है। उसके ड्रॉबैक्स हैं और आपके फिर सामने, आपको बार फॉल्ट बार लाइन्स। चाहिए, आपको कंटिन्यूस उसकी सप्लाई चाहिए, आप रुक नहीं रहे। एक तो प्लांट चल रहा होना चाहिए और उसके बाद आपको हर वक्त पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जब भी खत्म बिल्कुल, हो क्योंकि जाएगा फौरन चाहिए। आपके रिन्यूएबल प्रोसेस एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको दोबारा नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी यू है, आर कोई डन फॉर द कंपैरिजन नेक्स्ट नहीं है। 20-25 कोई ईयर्स। कंपैरिजन, उसका फीड स्टॉक की बात है ना। फीड स्टॉक आपका सन है, सन जब तक आ रहा है, जब तक आप इतनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं कर लेते कि अपने सन को खुद ही आप मार के बैठ जाएं, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप इतनी आलूदगी कर लेंगे कि आप अपना सन ही रोक लेंगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो कोशिश करें उस नौबत से दूर रहें, तो बस वेल एंड गुड है। सन तो हर रोज़ गिरता है और रीजन भी ऐसा है, सोलर सेंट्रिक, बहुत सारे मुल्क हैं सोलर सेंट्रिक हैं, इसमें पाकिस्तान का रीजन भी आता है जिस पे इतना सन गिरता है कि आपको बिजली मिलती है। अब आप इसको एज एन एंड कंज्यूमर देख लें, छोटे से कंज्यूमर के ऊपर डिफ़ाइन कर दें। रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, उसका पेट्रोल 250 रुपये से 400 रुपये हो गया। अब वो बेशक मोटरसाइकिल, बाइक पे होता था या गाड़ी पे होता था या वो जिस भी व्हीकल पे होता था, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। ऑन दी अदर एंड, अगर वो अपनी एनर्जी डिराइव करता है सोलर पैनल से और मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आती हैं और इलेक्ट्रिक कार्स भी आती हैं। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है किसी भी किस्म की, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तेल जितना महंगा हो जाए, सप्लाई लाइन जितनी कट जाए, उसकी सप्लाई लाइन ये है कि सूरज उसकी छत पे पड़ना चाहिए और उसकी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, उसकी व्हीकल में जानी चाहिए, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि उसकी जो ROI है वो और जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जिस कमोडिटी के अगेंस्ट वो ऑफसेट कर रहा है उसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही है। तो आसान अल्फाज में उसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब वो महंगी बिजली नहीं ख़रीद रहा, और महंगी बिजली होती भी वो उससे उसको भी अवॉइड कर पा रहे हैं। दूसरा, कुकिंग भी आपको पता है सबने करनी ही है, घरों पे भी होनी है, रेस्टोरेंट्स पे भी होनी है। कुकिंग बेसिक नेसेसिटी है। आपको जो
इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप कुकिंग करते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो होता है ना सस्ती बिजली आपको मिलती है, दूसरा उसमें क्लीन कुकिंग होती है, क्योंकि उसमें आप कोई गैस बर्न नहीं कर रहे, कोई फ्यूल बर्न नहीं कर रहे, तो वो हेल्थ के लिए भी ज़्यादा फ्रेंडली है। उसमें कोई आप हैज़र्डस पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के चांसेस नहीं है, उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में तो सिलेंडर गैस का यूज़ होता है, तो उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। गैस की लाइन आपकी खुली रह जाए खुदा न खास्ता और गैस बिल्डअप हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाता है। नेचुरल गैस की भी बात हो रही है। और दूसरा क्लीन फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें तो कोई हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है ही नहीं, उसके कोई आउटपुट ही नहीं है, उसका हीट ही तो आउटपुट है उसका। तीसरा उसमें कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है। ये तो आ गई ना बिल्कुल एंड यूज़र वाली बात कि कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है, जल्दी कुकिंग हो जाती है। और चौथा ये कि आपको पता है गैस पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, तो आप गैस पे भी एनर्जी सिक्योरिटी का पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी सप्लाई लाइन ही इंश्योर्ड नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो आप गैस को भी इंश्योर अपनी कुकिंग फ्यूल को भी इंश्योर कर सकते हैं 24 आवर्स आपको मिले। और ये जो सारी एनर्जी आपको चाहिए थी वो आपने आपकी इंडिजिनियस थी, वो आपने अपनी घर की छत पे बनाई है। आप फुटप्रिंट उसको यूटिलाइज कर, आप अपना फुटप्रिंट देखें कि आप सेल्फ कंज्यूम कितना लोकली कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि जितना लोकली कंज्यूम करें उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, उसकी कार्बन एमिशंस नहीं होती, उसकी कॉस्ट नहीं होती। बजाय इसके कि आप वो फ्यूल ख़रीदें जो निकला किसी भी मिडल ईस्ट के कंट्री से, फिर वो एक्सट्रैक्ट किया, फिर उन्होंने रिफ़ाइन किया, फिर उन्होंने अपनी ट्रक में लोड किया या पाइपलाइन में लोड किया, अपने पोर्ट टर्मिनल पे उसको शिप में लादा, फिर शिप में लोड होके पाकिस्तानी शिप पोर्ट पे वो आया, चल के पूरे समंदर में से चलता चलता आपके एलएनजी टर्मिनल, आपके ऑयल टर्मिनल पे वो उतरा। फिर यहाँ पे अगर वो क्रूड था तो आपने रिफ़ाइन करा, नहीं रिफ़ाइन करा तो आपने ट्रक में लोड किया, फिर उसके बाद वो पेट्रोल स्टेशन गया, फिर पेट्रोल स्टेशन पे आप गाड़ी अपनी लेके गए, चल के गए, बाइक पे गए, आपने उसको गाड़ी में डलवाया, उसके बाद आपने वो गाड़ी चलाई या वो बाइक चलाई, तो वो आपकी कंजम्पशन पे कितनी एनर्जी। आप फुटप्रिंट देखें कि आपकी सोर्स कहाँ से डिराइव हो रही है, वो मिडल ईस्ट से डिराइव हो रही है, जिसका फॉल्ट लाइन आपके सामने आ गई कि कोई भी लड़ाई होए, कोई भी सिचुएशन होए तो आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी और आपको ये टेंशन भी हो जाएगी पता नहीं ये कल को मिले कि ना मिले, तो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, महंगी ख़रीद लें बेशक। तो और जो फुटप्रिंट आपका है कि जिस छत के नीचे आप रहते हैं आपका लैंड फुटप्रिंट उतना ही है, तो आप उसी के रूफ टॉप पर एक अबंडेंट एनर्जी मिल रही है। आपको पता है साल में इतनी सोलर की सनलाइट होती है कि अगर हम उसको 3 से 4 दिन अगर सारी को कलेक्ट कर लें 100% एफिशिएंसी पे, तो पूरे साल की हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया की पूरी कर सकते हैं, इतनी सनलाइट दुनिया पे गिरती है। तो एफिशिएंसी हमारी 35% पे है, लैब में 25% है, रियल लाइफ में सोलर की। बट स्टिल आपकी घर की छत पे इतनी सनलाइट गिरती है कि आप अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट, अपनी कुकिंग की रिक्वायरमेंट, अपनी मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट, अपनी वाटर फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, आप ये सारी की सारी आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं। ताकि बस क्यों फुलफ़िल करनी है, क्योंकि ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं। बेशक आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर की बात करें, अगर आप इंडस्ट्री कमर्शियल की बात करेंगे तो उसके ये इनपुट्स हैं उसकी प्रोडक्शन के अंदर, तो वो इन सारों को ऑफसेट करके अपने मार्जिन्स को बढ़ा सकता है, अपनी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है, प्रॉफिट्स को इंश्योर कर सकता है, और साथ साथ एक्सपैंड कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ताकि वो आगे बढ़े। बिल्कुल। चलो वीडियो आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी एनर्जी सप्लाई लाइन कितनी अफेक्ट हुई इस सारे मामले के अंदर। थैंक यू।